कि हमारा देश सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो हम विकास क्या करेंगे। आए दिन आपको रोज नई नई घटनाएं सुनने को मिलती थी। आज करोल बाग में बम फूटा, नई रेलवे स्टेशन में बम फूटा। जो रक्षा के उपकरण बना रहे हैं वो दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ तो रहे हैं। नेहरू जी से लेकर के अब तक जो है, जो भी प्रधानमंत्री हुए सारे सम्मानीय है जो, लेकिन जो काम मोदी जी ने कर दिखाया है जो है 10 सालों में, वो हमने 70 सालों में कभी देखा ही नहीं जो है। 26/11 के मास्टरमाइंड तोहवर राणा को अमेरिका ने भारत को सौंपने की बात की है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और ट्रंप से मुलाकात हुई है और तमाम बातें वहां पर की गई हैं। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, अच्छी एक बहुत ही सकारात्मक मुलाकात हुई है। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि भाई सुपर पावर तो है अमेरिका, नो डाउट, लेकिन आज अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमान की बिक्री का जो है वो बात हुआ। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि जब उनसे पूछा गया बांग्लादेश के बारे में तो उन्होंने कहा बांग्लादेश की हालात में मोदी के ऊपर छोड़ता हूं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई। जैसे मान लीजिए आज अमेरिका ने कह दिया हम मोदी के ऊपर छोड़ते हैं, तो कम से कम एक निर्णय तो छोड़ दिया ना। मोदी को क्या निर्णय लेना है भाई। एक डर होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई कल को आप कोई एक्शन लेते हो तो सुपर पावर बैठा है भाई, वो बीच में इंटरफेयर कर देता है। आज उसने कह दिया भाई हम इनके ऊपर छोड़ते हैं, निर्णय इनको लेना है, क्या करना है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ये कंट्री के बारे में एक सुपर पावर जो विश्व का है और एक जो है क्या कहते हैं कि भाई उसका राष्ट्रपति कह रहा है मोदी के ऊपर छोड़ते हैं। दूसरी बात है कि एक भाई इतना बड़ा आतंकवादी घटना जो 26/11 को हुआ था, आज उसके आरोपी राणा को उसने कहा भाई भारत को सौंप देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देश की आज देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो हम विकास क्या करेंगे। मोदी जी की सरकार आने से पहले, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी केंद्र या प्रदेश में, आए दिन आपको रोज नई नई घटनाएं सुनने को मिलती थी। आज करोल बाग में बम फूटा, नई रेलवे स्टेशन में बम फूटा, जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवादी मारे गए, यहाँ इतने मारे गए, यहाँ सेना के घुसपैठ हो गए, यहाँ ये हो गए। आज कम से कम देखिए गिनी चुनी तो वारदातें कहीं न कहीं चलिए हो जा रही हैं, लेकिन उस रेशियो से आज रेशियो मोटी मोटा घट करके 90% से ऊपर रेशियो घट गया। तो आज कम से कम जो है देश सुरक्षित है। तभी हम भाई मान लीजिए आज ये बताइए, तमाम हमने विमान बनाया, तमाम रक्षा के उपकरण बनाए। आज हम अब देश में जो रक्षा के उपकरण बना रहे हैं वो दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ तो रहे हैं। आज हम मान लीजिए जो है आर्थिक क्षेत्र में 5वीं नंबर पे आ गए। कल को हम ऐसे ही यदि मान लीजिए हमारा रहेगा तो हम तीसरे नंबर पे आएंगे। और भगवान ने चाहा तो हम विश्वगुरु जो पहले थे, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाती थी, विश्वगुरु बन के भी दिखाएंगे। लेकिन किसी भी देश में सुरक्षा का, किसी भी देश के विकास का जो सबसे मुख्य फैक्टर, मुख्य कारक होता है देश की सुरक्षा। आज देश की सुरक्षा मोदी जी के हाथों में जो है वो क्या कहते हैं कि वो मजबूत सुरक्षा। सरकार गलत कर रही है, सरकार की आलोचना करना आपका कर्तव्य है, सरकार के विपक्ष में बोलना आपका कर्तव्य है। लेकिन जहां सरकार देश हित में कुछ अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा प्रयास कर रही है, उसका रिजल्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे कम से कम आपको आके बोलना चाहिए। आज मान लीजिए 26/11 की घटना किसके कार्यकाल में हुई थी? कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन आज उसका जो आरोपी है उसको मान लीजिए उसने सौंपने की बात कर दी, तो कम से कम मान लीजिए भाई वो आएगा, जांच होगी और सारी बातें होगी, उसको और तक ले जाया जाएगा। आज इसकी सराहना विपक्ष को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आज यदि उन्होंने मान लीजिए भाई ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश की जो हालात है मोदी के ऊपर छोड़ते हैं, मोदी भाई निर्णय मोदी के ऊपर छोड़ दिया, मोदी को क्या करना है। अब इसमें मैं मोदी जी से मैं कहता हूँ भैया जब आपको अमेरिका ने कह दिया मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं तो आप भी कुछ कर दिखाओ। खाली ये निर्णय। लेकिन एक सवाल हो रहा है, अब बांग्लादेश जो है मोदी जी को सौंपा जा रहा है, एक तरह से अभी तक एक्टिव नहीं थे। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, क्या अब वो रुकेगा? हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आज यदि ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश की हालात जो है वो मैं मोदी के ऊपर छोड़ता हूँ, मतलब निर्णय उनके ऊपर छोड़ दिया, तो आज आप उस जो उन्होंने आपको एक इंडिकेशन दिया, जो आपने अपना जो है क्या कहते हैं कि आपको एक छूट दी कि आप जो चाहिए सो करिए, निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो आज मोदी जी को उस पर आकर के एग्रेसिव होकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और देश नहीं पूरे विश्व को दिखाना चाहिए कि आज बांग्लादेश में नहीं पूरे विश्व में जहां भी हिंदुओं पे अत्याचार होगा वहां पे जो है भारत उसके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये खाली निर्णय मतलब ये खाली इसको टीआरपी लेने का काम ना किया जाए। मतलब मेरा जो अपना है। दूसरी बात यह है कि और इसमें मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं
कि जो इससे पहले विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी वहां के हिंदुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वहां के हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहा है उसको कर रहे हैं। हालांकि ये विपक्ष का दोहरा चरित्र था। जब सीए एनआरसी के थ्रू, जब मान लीजिए एनआरसी का मुद्दा चला तो यही था ना उसमें कि भाई जो गैर हिंदू हैं, सॉरी गैर मुस्लिम है, उनको भारत में शरण दिया जाएगा। विपक्ष ने उसका विरोध किया, लेकिन यदि मान लीजिए उस समय विपक्ष उसका समर्थन कर देता, आज वो चीजें लागू हो जाती, आज वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता, तो शायद वहां के कुछ बेचारे जो पीड़ित जो बांग्लादेश से पीड़ित हिंदू हैं भारत में आ जाते। लेकिन अभी मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए भाई दो ही उसका ये है, या तो वहां के हिंदू यहाँ आ जाए, भाई वहां के हिंदुओं को बुला लिया जाए। दूसरा ये है कि आक्रमण करके और जो है उसको क्या कहते हैं कि वो कर लिया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए भाई जब भारत में जहां पे आज सनातनी संस्कृति को मानने वालों की मेजॉरिटी सबसे ज्यादा है और वहां पे इतने दोगले हिंदू हैं, तो जहां पे जो है वो एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में मान लीजिए बांग्लादेश है, जहां जो है हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पे कितने दोगले हिंदू होंगे? क्षमा चाहते बोल रहा हूं मैं। और वो हिंदू यहाँ करके खाली हिंदू का ढोंग करके और भारत को क्षति पहुंचाने का काम करें, तो कैसे मोदी जी वहां के सारे हिंदुओं को वापस ले लें? मैं ये नहीं कहता, मैं वही कहता हूं कि आप जो है आप इसकी एक मान लीजिए, हाँ, आप पूरा एक इसका बकायदे जांच बैठाइए और उसकी पूरी तहकीकात कीजिए, के लोगों को बुलाने का काम कीजिए। सवाल और वो बोलते हैं कि हथकड़ियों पे बांध कर यहाँ भारतीयों को भेजा जा रहा है। ट्रंप पर एक सवाल और विपक्ष को उठा रहा है। देखिए, हथकड़ियों में बांध कर भेजा जा रहा है, मैंने वही कहा ना कि आज विपक्ष की हालत यह है, जहां भी उसको थोड़ा कोई मुद्दा मिलता है वहां पे तो हावी, लेकिन जहां पे सरकार की अच्छाइयां दिखती है वहां पे कोई उसका समर्थन नहीं करता। वो क्या चीज है वहां पे, कितने गैर मतलब आज ये बताइए कि गैर कानूनी तरीके से लोग जो वहां पे रह रहे हैं, जो वहां पे क्या कहते हैं इतने दिनों से जमे हुए हैं, आई उनके साथ वो उसकी सरकार का वो है। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, आज अमेरिका का कोई नागरिक हमारे भारत में गैर कानूनी तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है और भारत उसको हथकड़ी पहना करके अमेरिका भेज रहा है, तो क्या अमेरिका के जो विपक्ष के लोग हैं क्या इसको क्या कहते हैं, अमेरिका का अपमान बता देंगे? मेरा यह कहना है, गैर कानूनी तरीके से कोई भी कहीं देश में रह रहा है, यदि उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो कहने का मतलब उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, हमारा यह मानना है। बाकी इसके तह तक जब तक जांच न होकर के पता न चल जाए तब तक इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। हम ये केवल इतना कहना चाहते हैं कि विपक्ष की निगाहें केवल गिद्ध की निगाहें होती है। मैं महाकुंभ की बात कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। महाकुंभ में क्या हुआ? शुरुआत में अखिलेश यादव जी बोले बसें खाली जा रही हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं, हवाई जहाज खाली जा रहे हैं, सड़कें खाली जा रही हैं। और महाकुंभ प्रयागराज न जाके उन्होंने हरिद्वार में जाके डुबकी लगाई और उसके बाद फिर क्या करे कि महाकुंभ में तो बहुत शांति है जो है। उसी के 2 दिन बाद जो है अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे, भगदड़ मची, तब उनको जाके सुकून मिला होगा अखिलेश यादव के दिल को। जब तक ये लोग अशांति नहीं फैला देते हैं देश में जो है, तब तक इनको चैन नहीं मिलता है और फिर गिद्धों वाली राजनीति करते हैं जो है। मान लिया कि जो सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जो है हथकड़ी लगा के भेजा, क्या हिंदुस्तान के अंदर जो चोर है उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाती है क्या? केवल न्यायालय के अंदर हथकड़ी नहीं जाता है, लेकिन जो खोखार अपराधी होता है उसको भी न्यायालय में पेश किया जाता है तो हथकड़ी के साथ ही पेश किया जाता है। जो नॉर्मल अपराधी होते हैं उनको हथकड़ी खोल दी जाती है। सवाल और बांग्लादेश को ट्रंप ने बोला है मोदी जी को सौंपता हूँ, इसे कैसे? हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी को अब तक शांत क्यों बैठे हैं, धैर्य रखे हैं। नहीं तो मोदी जी को जो तुरंत जो है एक्शन में आना चाहिए और सेना को कुछ करने का आदेश देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने चाहिए जो है, एक तरफ हिंदू रहे और एक तरफ मुसलमान रहे जो है। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई वहाँ के हिंदू हैं तो उनको यहाँ लाके बसा दिया जाए, जैसे इंदिरा गांधी ने लाया था जो है, यहाँ की आबादी बढ़ा दी जो है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी जो है यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विपक्ष से ये मेरा सवाल है पर्सनली जो है। मैं जरा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। महाकुंभ के आयोजन से पहले जिस दिन पहला स्नान शुरू हुआ था 13 तारीख को, उससे पहले जब सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे यहाँ स्नान करने, तो यही समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश की अरे भैया कहाँ से 40 करोड़ आएंगे, कहाँ से आएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, ये 40 करोड़ कहाँ से आएंगे, समझ रहे मेरी बात को? तब इनको यह था कि 40 करोड़ जो सरकार झूठा प्रचार कर रही है, 40 करोड़ का आंकड़ा झूठा दे रही है,
40 करोड़ लोग आएंगे, लोग सरकार को गुमराह कर रही है, अपना जो है वो अपनी पॉपुलरिटी कर रही है। लेकिन आज मैंने अखिलेश यादव का एक पोस्ट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि नहाने वालों, कुंभ में नहाने वालों की संख्या योगी सरकार छुपा रही है। अब तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब सुनिए योगी जी, एक मिनट मेरे भाई साहब प्लीज, वो तो साथ साथ ये भी सुनिए ना सुनिए, अब तार्किक बात बोल रहा हूं। तो योगी जी के अभी कुछ दिन पहले मैं बयान सुना, हालांकि ये काफी मतलब तो आज का बयान नहीं है, हो सकता है अब तक 60 करोड़ हो गए हों, क्योंकि आए दिन 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। योगी जी ने 50 करोड़ का बयान दिया था कि 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, ये कह रहे हैं 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब मैं ये मानता हूं कि आज 15 तारीख, यदि आज का ही आंकड़ा हो यह, तो अभी 26 तारीख तक स्नान है और आए दिन 1.5 से 2 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं मोटी मोटा। तो मोटी मोटा यदि 11 दिन बचाए, 11 दूना 22 और 60 22 82, 110 करोड़ हिंदू हैं पूरे देश में, 82 करोड़ 85 करोड़ 90 करोड़ तो एक ही जिला में प्रयाग में आकर के स्नान कर लिए। इससे बड़ा सनातन का परिचय, इससे बड़ा हिंदुत्व का परिचय, इससे बड़ी हिंदुत्व की एकता, इससे बड़ा हिंदुत्व का समागम और क्या देखने को अखिलेश यादव मिल सकता है? अभी भी समय है, अभी भी चेत लो। जिस कृष्ण को तुम कहते हो हम इनके भक्त हैं, हम इनके वंशज हैं, उसी कृष्ण के दूसरे रूप राम को तुम मानते ही नहीं हो। राम और कृष्ण तो एक ही है, जो त्रेता में राम थे और द्वापर में कृष्ण थे। तो इसीलिए कहता हूं अभी कम से कम जैसे जो है वो क्या कहते हैं कि लोग अपना सर्वस्व जो है वो हारने के बाद भगवान की शरण में चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक बाबा को देखा, उनकी कंपनी 1200 करोड़ की थी, उनके ऊपर एक मुकदमा लगा, उनको लगा ये झूठा जो है वो महाकुंभ में आए हुए हैं, उनको लगा तो पैसा रुपया तो झूठी मोहमाया है, वो जा करके जो है भगवान की शरण में चले गए। अभी भी अखिलेश यादव ये है, भगवान की शरण में चले जाइए और भगवान का सम्मान कीजिए और इंसानियत का सम्मान कीजिए। अदरवाइज मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो जी गोलियां चलवाएंगे जैसे उनके फादर ने चलवाई थी। मैं एक मिनट उसी पे बोल रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड प्लीज, खत्म कर रहा हूँ। मैंने कहा एक मेरी, चूंकि 8 साल पहले मैंने लाइनें लिखी थी और ये बहुत ही मतलब बहुत ही सार्वभौमिक सत्य लाइनें हैं कि सब कोई मरता नाम के लिए पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता है। जो करता सिर्फ अपने वंश की चिंता, मिटकर उसका नाम सिर्फ वंश रह जाता है, पर जो करता सबके वंश की चिंता एक दिन वही महापुरुष बन जाता है। जिसने जैसा समाज के लिए चिंता की है, समाज के लिए वैसा ही अनुकरण ही रहा। जब राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय जो है वो क्या कहते हैं, जो 2 लोग बलिदान दिए थे, बंधु कोठारी, उनको लोग जो है सम्मान की दृष्टि से लोग उनको याद कर रहे थे। लेकिन पूरे देश का सनातनी, पूरे देश का हिंदू, पूरे विश्व का हिंदू मुलायम सिंह को सिर्फ राम भक्तों पे गोली चलवाने के रूप में याद कर रहा था। और तभी मैंने क्या कहते हैं कि एक सोहर गाया था, मैं बस कुछ लाइन सुना देता हूं। उसमें मैंने एक सोहर गाया था कि राम जी पधरले महलिया में तो मनावे लोगवा दिवाली न हो सगरो, चूंकि मैं गाऊंगा नहीं चूंकि टाइम लगेगा, कि राम जी पधरले महलिया में तब मनावे लोगवा दिवाली न हो सगरो सनातनी भजय राम राम तब बजावे साथ में ताली न हो। सफल भइल संतन के तपस्या त राम भक्त भइले सुखारी न हो। आ लइका झूमे झूमे जवान त झूमे बुढ़वन साथ नारी न हो। आ नरक में बैठल बैठल मुलायम, नरक में बैठल बैठल मुलायम सोचल अब हम का करी हो। आ वही जाके स्वर्ग में झूमत बंधु कोठारी न हो। राम जी पधरले महलिया में तब मनावे लोगवा दिवाली न हो। 1 दर्जन से ऊपर गीत और कविताएं हमारी है, लेकिन उन सारी कविताओं में राम भक्तों पे गोलियां चलवाने के अलावा और कोई कहीं उनका इतिहास उस कविता में नाम नहीं है। हाँ, और मेरा सवाल सुनिए 26/11 के मास्टरमाइंड तोवर राणा को अमेरिका ने मोदी जी को सौंप दिया है, कैसे देखते हैं सर? बहुत बढ़िया जो है, मोदी जी केवल भारत में रह रहे नागरिक उनकी ही चिंता नहीं करते, बाकी जो विदेश में बैठे उनकी भी चिंता करते हैं। और मोदी जी को जैसे ही पता चला कि अमेरिका ने हमारे नागरिक को डिपोर्ट कर दिया हथकड़ी लगा करके, मोदी जी तुरंत गए जो है। और मोदी जी का ट्रंप ने ऐसा स्वागत किया जो है, भव्य स्वागत किया और उनका ऐसा सम्मान किया कि मोदी जी बैठे हुए हैं और ट्रंप साहब खड़े हैं। जब मोदी जी कुर्सी से उठे जो है, तो ट्रंप साहब जो है कुर्सी पीछे की तरफ खींच रहे हैं कि ताकि ये सम्मान नहीं तो आखिर और क्या है जो है। और जो ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने जो है उस मास्टरमाइंड को जो है भारत के हवाले करने का निर्देश दिया है जो है, वो बहुत ही अच्छा काम हुआ है जो है। मोदी जी की सरकार में हो सकता है किसी और किसी प्रधानमंत्री में शायद इच्छा शक्ति ही ना रही हो, लेकिन जो इच्छा शक्ति मोदी जी में है वो हमें किसी और पीएम में नहीं लगता। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे लिए सारे सम्माननीय है। नेहरू जी से लेकर के अब तक जो है जो भी प्रधानमंत्री हुए सारे सम्माननीय है जो, लेकिन जो काम मोदी जी ने कर दिखाया है जो है 10 सालों में, वो हमने 70 सालों में कभी देखा ही नहीं जो है। और इसकी वजह से
पाकिस्तान घबरा रहा है जो है। अगर जो है वो उसको यहाँ ला के दे दिया जाता है और उसकी गवाही ली जाती है एविडेंस के तौर पे, वो सभी के नाम बक देगा जो है कि उस जो है 26/11 के आतंकी हमले में कौन कौन शामिल थे, साजिशन करता कौन कौन थे। हो सकता है कि पाकिस्तान के भी कुछ बड़े नेता, बड़े चेहरा जो है हो, जो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्या अब दाऊद इब्राहिम को तो मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है कि वो स्वर्ग से धार गए हैं, लेकिन जो भी उन्होंने ट्रम्प साहब ने किया वो बहुत बढ़िया किया है जो है। और ऐसे आतंकवादियों को बिना मुकदमा चलाए जो है 26/11 के मास्टरमाइंड को अमेरिका ने भारत को सौंपने का फैसला दिया है, कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, अच्छा देखते हैं। सही लग रहा है। मोदी जी और ट्रम्प के रिलेशन कितने फायदेमंद, बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे? बहुत फायदे में रहेंगे। हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब आदमियों को फायदा होगा इससे, हाँ फायदा होगा, अच्छा है। 26/11 के मास्टरमाइंड को ट्रम्प ने भारत को सौंपने का फैसला लिया, कैसे देखते हो? बहुत अच्छी बात है। ट्रम्प तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है। मोदी जी का जैसा स्वागत किया गया है वहाँ पर अमेरिका में, ये बहुत ही सराहनीय है। साथ ही बांग्लादेश को बोल दिया कि अब मैं मोदी जी को सौंपता हूँ, कैसे देखते हो? हाँ, बहुत अच्छा बात है। उन्होंने इतनी बड़ी छूट दे दी कि मोदी जी अब देख लो क्या करना है। वो जानते हैं कि मोदी जी जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी, तो मोदी जी के अंदर में ऐसा नियम कानून नहीं है और ना ही योगी जी के साथ में भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि तो क्या लग रहा है बांग्लादेश के हालात सामान्य हो पाएंगे? हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये मोदी जी का ऐसा नियम और कानून जो है बहुत ही अच्छा है। देख लिया ना मोदी का जलवा, तो अब हालात सामान्य हो पाएंगे? तो सामान्य होंगे क्यों नहीं। लगातार हालात जो है वहाँ पर खराब रहे हैं और विपक्ष भी इस पर हावी हुआ है। तो हावी उनका विपक्ष का होना भी जायज था, देखिए, क्योंकि बात है देश की, देश के नागरिकों की, तो विपक्ष को क्यों नहीं होता नाराज। अगर नहीं होता तो उसकी अपनी जान को खतरा था। एक तरफ से वो बात कर रहे हैं हिंदू खतरे में वहाँ पर। हाँ, तो बात सही कही है, देखिए उसमें गलत नहीं बोला उन्होंने, चाहे उन्होंने विपक्षी होके बोला चाहे मोदी को टारगेट करके बोला, लेकिन बोला तो सच्चा है वहां पे।